हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर एंड की कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर हम 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। फर्स्ट, फेडरलिज्म, सेकंड, फेडरेशन एंड थर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि ये 3 कॉन्सेप्ट्स हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. तो modern democracies की जब हम बात करेंगे तो वहाँ vertical division of power जो है ये एक major form of power sharing है। In this chapter we focus on this form of power sharing। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ vertical division of power sharing के बारे में ही बात करेंगे। It is most commonly referred to as federalism। तो आम तौर पे हम vertical division of power को federalism कहते हैं। We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India। तो हम शुरुआत करते हैं फेडरलिज्म को जब समझने की, तो हम इसको एक जनरल टर्म में समझते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है, और इसके बाद हम आ जाएंगे स्पेसिफिक्स पे। और जब हम स्पेसिफिक्स की बात करें तो हम बात करेंगे इंडियन फेडरलिज्म की, और हम देखेंगे कि इंडियन फेडरलिज्म इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस किस तरह से चल रहा है हमारे कंट्री में। ए डिस्कशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। तो हम शुरुआत कहाँ पर करेंगे? जब इंडियन फेडरलिज्म की बात करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या बनाए गए, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर 3 लिस्ट बनाए, 3 तरह के लिस्ट बनाए। एक को हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन हमारे पास है स्टेट लिस्ट, और थर्ड हमारे पास है कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह के पॉलिसीज़ बनाई यहाँ पर। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि किस तरह की पॉलिटिक्स हुई है इंडिया के अंदर जिसने फेडरलिज्म को यहाँ पर मजबूती प्रदान की है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखेंगे यहाँ पर वो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism। तो फाइनली जब हम चैप्टर के एंड में आएंगे तो हम एक थर्ड टियर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब चैप्टर के एंड में आएंगे तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर, जो कि इंडियन फेडरलिज्म में थर्ड टियर पे है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ की कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं ये 2 कॉन्सेप्ट्स को, फेडरलिज्म और फेडरेशन को। दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझेंगे क्योंकि ये 2 कॉन्सेप्ट लोगों को या स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूज करती है। So what is federalism? Federalism क्या है? Federalism is an idea और this is a principle। प्रिंसिपल यानी एक सिद्धांत है। अब
ये जो आइडिया या ये जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का, ये कहता क्या है? ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन होना चाहिए। वेरी गुड। अब सवाल ये है, द क्वेश्चन इज वेयर कैन वी अप्लाई इट? इसको हम किसी कंट्री में ही अप्लाई करेंगे क्योंकि कंट्री में ही फेडरलिज्म देखा जाता है, लेकिन क्या हम इसे किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये हर कंट्री में अप्लाई नहीं होता है। इसको अप्लाई करने के लिए हमें 2 कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं? वी नीड 2 कंडीशंस टू अप्लाई फेडरलिज्म। तो पहला कंडीशन क्या है कि उस कंट्री में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी होना चाहिए। अगर ये 2 तरह के गवर्नमेंट्स नहीं होंगे तो पावर का डिवीजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पावर किसके साथ डिवाइड करेंगे हम लोग? तो इसलिए वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो होना चाहिए। यह है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि क्या अगर सिर्फ वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगा तो क्या पावर का डिवीजन हो जाएगा? नहीं, वहां पर हमें चाहिए कि वहां पर एक डिजायर होनी चाहिए, डिजायर टू डू पावर शेयरिंग। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक डिजायर होनी चाहिए कि वो पावर को शेयर करे, और जब भी कोई कंट्री इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है, जब भी कोई कंट्री इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है और पावर शेयरिंग करता है, तो उसी कंट्री को हम लोग फेडरेशन कहते हैं। तो उसी कंट्री को हम लोग फेडरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? फेडरेशन इज अ कंट्री which applies federalism. So, federation is a country which applies federalism. ये बात समझ में आ गई? अब जो नेक्स्ट सवाल पैदा होता है वो ये कि क्या ये जो पावर शेयरिंग है इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जब हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में पावर का डिवीजन किस तरह से हो। क्या दोनों को इक्वल पावर्स मिलेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिले और स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर? या क्या ये हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पावर मिले और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिले? इसको समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये फेडरेशंस बनते कैसे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फेडरेशंस आर फॉर्म। तो फेडरेशंस 2 तरीके से बनते हैं। पहला है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले मान लीजिए कि 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, 1, 2, 3 एंड 4, और इन 4 कंट्रीज ने ये सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम एक बड़ा सा कंट्री फॉर्म करते हैं, हम चारों मिलजुल कर एक बड़ा कंट्री फॉर्म करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने एक बड़ा कंट्री फॉर्म किया और अपनी जो बाउंड्रीज थे उसको इस तरह से जोड़ दिया। सो नाउ दिस इज अ न्यू कंट्री। अब ये एक नया कंट्री बन गया है। समझने की बात यहाँ पर यह है कि ये जो कंट्रीज थे 1, 2, 3, 4, ये पहले इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, ये पहले ऑटोनोमस कंट्रीज थे, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम मिलजुल कर एक बड़ा कंट्री बनाते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है, एकजुट करना इंटीग्रेशन का मतलब होता है। और इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है यूएसए, जहां पर 50 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर एक बड़ा कंट्री बनाया जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है इसी को ही हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस नाम से ही पता चलता है कि ये चारों कंट्रीज एक साथ आते हैं, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म ए बिगर कंट्री। अब हम आइए देखते हैं सेकेंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन, और ये जो सेकेंड प्रोसेस है इसी को ही हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर एक
बड़ा कंट्री रहता है और इस बड़े कंट्री में हम छोटे छोटे राज्य बनाते हैं। और ये राज्य हम लोग किस लिए बनाते हैं? ताकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस अच्छे से हो सके। तो हमने क्या किया कि एक बड़ा कंट्री था, उसमें हमने छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए 1 2 3 4। और क्योंकि हमने एक बड़े राज्य को या एक बड़े कंट्री को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, इसीलिए इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है इंडिया। और ये जो प्रोसेस है इसका एक अलग नाम है जिसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर आप इन दो कंट्रीज को देखोगे बाहर से तो आपको लगेगा कि दोनों कंट्री तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये फेडरेशंस बने कैसे। ये जो पहला प्रोसेस है इसमें 4 कंट्रीज ने सोचा कि वो एक साथ आएंगे और मिलकर एक बड़ा कंट्री बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो डिसइंटीग्रेशन या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, वहां पर एक बड़े देश ने छोटे छोटे राज्य बनाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस अच्छी तरीके से किया जा सके उस कंट्री में। लेकिन असली सवाल तो बच ही गए। आप कहोगे सर आखिर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में तो आपने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट से कभी लेस पावरफुल हो नहीं सकती। तो हमारे पास बच जाते हैं ऑप्शन 1 कि वहां पर इक्वल पावर का शेयरिंग हो, और नंबर 2 जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल हो एज कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब हम कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन 1 काम करता है, यानी कि यहाँ पर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। वहीं पर जहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की हम बात करें, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर। अब शायद आप ये सवाल करोगे कि सर ऐसा क्यों है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर का डिवीजन इक्वल होता है और वहीं पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर का डिवीजन अनइक्वल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? रुको जरा, सब्र करो। उसकी वजह यह है कि जब हम कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की बात करें तो ये चारों कंट्रीज पहले इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, ऑटोनोमस कंट्रीज थे, और उन लोगों ने एग्रीमेंट करके एक बड़ा कंट्री बनाया। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो कंट्री बना रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो बना रहे हैं, उनके पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर। वहीं पर जब हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं इसको किसने बनाया? इसको बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ही नए नए राज्यों का निर्माण कर रही है। दे आर मेकिंग न्यू स्टेट्स, सो द स्टेट्स आर बेसिकली मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स को बना रही है तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर ज़्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? द फर्स्ट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज देयर इन दैट कंट्री। सेकेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिजायर्स टू डू पावर शेयरिंग। अगर ये दो कंडीशंस कोई भी कंट्री फुलफिल करता है तो उस तरह के कंट्रीज को हम लोग फेडरेशन कहते हैं। और फेडरेशन क्या है? इट इज ए कंट्री, और फेडरेशन इज ए कंट्री विच अप्लाइज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में बेसिकली हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं और फेडरेशन में हम लोग बात करते हैं कि एक कंट्री बनी कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम डिसेंट्रलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं इंडियन फेडरलिज्म की। और इंडियन फेडरलिज्म में हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हुआ करता था। और हमने क्या किया कि हमने एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है, थर्ड टियर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और जब हमने थर्ड टियर को ऐड किया तो इसी को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग दो सवाल करते हैं। पहला कि वाई
डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेकंड हाउ डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया क्यों, पहले ये देखेंगे, और दूसरा देखेंगे कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया कैसे। तो चलिए सबसे पहले वाई वाले क्वेश्चन का आंसर को समझते हैं हम लोग। जब हम वाई डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये है हमारा एक आम आदमी, ठीक है, यह है हमारा एक आम आदमी जो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स है। यानी कि ये जब भी पॉलिटिक्स होती है, जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो ये क्या करता है कि ये हर तरह के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, हर तरह के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, और ये सोचकर पार्टिसिपेट करता है कि जो सरकार बनेगी, जो नेता बनेंगे, वो इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। तो ये क्या करता है कि मान लीजिए कि जो ब्लू सर्कल दिखाई पड़ रहा है, ये है स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तो जब विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं तो ये बंदा वोटिंग करता है, और वोटिंग करने के बाद में ये एमएलएस को क्या करता है? इलेक्ट करता है। और जब ये एमएलएस इलेक्ट हो जाते हैं तो ये राज्यों में सरकार बनाते हैं। और अगर इस बंदे को, ये जो आम आदमी है हमारा, अगर इसको कोई प्रॉब्लम्स होते हैं और वो सोचता है कि वो एमएलए के पास जाए और एमएलए उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तो ये ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा है, क्योंकि एक बार वोट मिलने के बाद में ये एमएलएस 5 साल तक इस आम आदमी को दिखाई नहीं पड़ते हैं। दूसरा बात ये भी है कि ये एमएलएस को या इन एमएलएस को ये पता नहीं होता है कि इस आम आदमी की आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, इनके नीड्स क्या हैं, और इनके नीड्स को फुलफिल कैसे किया जा सकता है। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन पिसता कौन है? पिस जाता है हमारा ये आम आदमी, जिसको कुछ नहीं मिलता है वोटिंग करने के बाद। अब ये जो आपको पिंक सर्कल दिखाई पड़ रहा है, ये है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो आम आदमी है, ये लोकसभा इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है, और लोकसभा के इलेक्शंस के टाइम में ये एमपीज को इलेक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये एमपीज को इलेक्ट करता है यहाँ पर, तो उसे लगता है कि ये एमपी उसके लिए काम करें। लेकिन दिक्कत यह है कि ना एमएलएज ना ही एमपीज थे जो इसके मुसीबत के वक्त में इसका साथ देते थे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब ऐसा था कि ये जो आम आदमी है, इसके पास में आप ये अगर डॉटेड लाइंस देखोगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पंचायत हैं। ये क्या है? ये पंचायत हैं, ग्राम पंचायत जिसे हम कहते हैं। तो इस आम आदमी को उम्मीद थी कि जो ग्राम पंचायत है ये इसकी हेल्प करेंगे अगर इसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। बट प्रॉब्लम्स क्या थे ग्राम पंचायत के साथ? प्रॉब्लम्स क्या थे कि इनके पास पावर नहीं था, सेकंड इनके पास रिसोर्सेस नहीं थे। क्योंकि ग्राम पंचायत के पास पावर एंड रिसोर्सेस नहीं थे, तो ग्राम पंचायत के लोग भी ये जो आम आदमी है इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। और तब जाके सरकार को ये लगा कि अगर इस आम आदमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम ये जो सर्कल बना हुआ है, रेड सर्कल, इसको हम लोग को एम्पावर करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें पावरफुल बनाना पड़ेगा, इसको हमें रिसोर्सेस देने पड़ेंगे। और जब ये पावर रिसोर्स इनको मिलेगा तो ये लोग इस आम आदमी के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो आम आदमी है उसके जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको लोकल लेवल में सॉल्व किया जाना चाहिए। और इसलिए हमने देखा, जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात की हमने, तो हमने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लिया, और हमने एक थर्ड टियर जो हमारे यहाँ पर था उसको हमने क्या कर दिया? एम्पावर किया, उसको रिसोर्सेज दिए, उसको पावरफुल बनाया, उसको रिसोर्सफुल बनाया, ताकि ये जो आम आदमी है इस प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल में ही सॉल्व किया जा सके,
इसको एमएलएस और एमपी के पास तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पे ही ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो इसको सॉल्व कर दें और इस बंदे का कुछ तो उद्धार हो जाए, कुछ तो बेनिफिट हो जाए। और इसीलिए इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। तो बुक में क्या डेफिनेशन दिया गया है डिसेंट्रलाइजेशन का? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम central government and state government and given to the local government, it is called as decentralization. जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लिया जाता है और लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, यानी कि ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को दिया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो वाई डिसेंट्रलाइजेशन? हमें समझ में आ गया कि लोकल प्रॉब्लम्स जो थे उसको लोकल लेवल पे ही हमें सॉल्व करना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब हम आते हैं और समझते हैं कि इसको किया कैसे गया, हाउ डिसेंट्रलाइजेशन वाज डन। तो चलिए हाउ वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हुआ ये कि 1992 को रखते हैं। 1992 में क्या होगा कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आएंगे। एक होगा 73rd और दूसरा होगा 74th। 1992 से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पर पंचायत तो थे और हमारे यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज भी थी, लेकिन ये जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं ये नॉन फंक्शनल थे। मतलब ये बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर रहे थे 1992 से पहले, क्योंकि इनके पास ना ही पावर थी ना ही इनके पास रिसोर्सेज थी। पावर के अभाव में और रिसोर्सेज के अभाव में ये लोकल प्रॉब्लम्स जो थे उसको बेहतर तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो 1992 में हमने क्या किया, 2 अमेंडमेंट्स किए। और जब 2 अमेंडमेंट्स किए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमने एक थर्ड टियर क्रिएट किया और इसी को हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट किया तो इसको हमने दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि अब ये कोई आम चीज नहीं बची थी। अब इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन का सैंक्शन दे दिया कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या क्या पावर मिलेंगे और वो क्या क्या काम कर सकती है लोकल एरियाज पे। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला तो उससे क्या हो गया कि ये जो पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटीज थे इनको पावर मिल गया, दे बिकम पावरफुल एंड दे बिकम रिसोर्सफुल। जब ये पावरफुल और रिसोर्सफुल हो जाएंगे तो ये जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको लोकल एरियाज पे ही सॉल्व करने लगे। एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, जहां हमने थर्ड टियर क्रिएट किया, यहां पर हमने पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज क्रिएट नहीं किए। वी हैव नॉट क्रिएटेड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन 1992। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। What we have done is that we have empowered and organized the municipalities and panchayats. तो हमने 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए वहां पर हमने पंचायत्स को क्या किया, इनको एम्पावर किया, इनको पावर दिया हमने और इनको हमने इफेक्टिव बनाया। आई होप आपको डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको फेडरेशन और फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या बात है। With this we come to the end of this session. अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं What is Federalism। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक सो दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट बेटर वीडियोस फॉर यू। आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सके। So I am going to end this session here. We are going to meet in the next video. तब तक के लिए take care and keep learning. Bye bye.